नमस्कार। आज हम स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और खास तौर पर दो अहम तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे। एक है वो जाना पहचाना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी। हाँ, ओओपी तो है ही। और दूसरा है प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पीओपी, जिस पर स्विफ्ट सुना है काफी जोर देता है। बिल्कुल, स्विफ्ट की फिलॉसफी में पीओपी का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे पास जो नोट्स और कुछ आर्टिकल्स हैं वो इन दोनों के बीच के फर्क, उनकी क्या खासियतें हैं और स्विफ्ट इन्हें कैसे इस्तेमाल करता है, इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि स्विफ्ट के डिजाइन में पीओपी इतना अहम क्यों बन गया। क्या बात। क्यों एप्पल ने ये एक तरह से नई राह चुनी, पारंपरिक ओपी से हटके, और एक डेवलपर के लिए इसके क्या मायने हैं। राइट, हाँ एग्जैक्टली। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं क्या है ये सब। शुरुआत करते हैं पीओपी से। जैसा नोट्स में भी लिखा है, पीओपी इस बात पर ज्यादा फोकस करता है कि कोई टाइप क्या कर सकता है, उसकी क्षमताएं क्या हैं। हाँ, उसकी कैपेबिलिटीज, बजाय इसके कि वो क्या है, मतलब उसकी क्लास हायरार्की या वंश क्या है। यहाँ प्रोटोकॉल को हीरो बताया गया है। एकदम सही। प्रोटोकॉल ही है जो क्षमताओं को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ड्राइवेबल प्रोटोकॉल, ये बस बताएगा कि कोई चीज चल सकती है। अब वो कार है, ट्रक है या फ्लाइंग सॉसर, वो बात की बात है। अच्छा, तो ये ओओपी के उस फोकस से काफी अलग है, जहां हम ऑब्जेक्ट्स और उनकी पूरी वंशानुक्रम हायरार्की पर ध्यान देते हैं, है ना? बिल्कुल। पीओपी का जो मूल मंत्र है वो है कॉम्पोजिशन को इनहेरिटेंस पर तरजीह देना। कॉम्पोजिशन ओवर इनहेरिटेंस, ये सुना है काफी। हाँ, आसान भाषा में समझें तो चीजों को आपस में जोड़कर बनाना, जैसे लेगो ब्लॉक्स जोड़ते हैं, वो ज्यादा बेहतर माना जाता है पीओपी में, बजाय एक लंबी गहरी वंश परंपरा बनाने के। इससे कोड ज्यादा लचीला बनता है, उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। ओओपी दूसरी तरफ पारंपरिक रूप से क्लास इनहेरिटेंस पर काफी निर्भर करता है। हाँ, वो तो है। और कभी-कभी उससे कोड थोड़ा सख्त, रिजिड, और आपस में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ, टाइटली कपल्ड हो जाता है। तो अगर कोई डेवलपर मान लीजिए जावा या सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आ रहा है, तो ये तो सोचने का एक बड़ा शिफ्ट हुआ। कोड दोबारा इस्तेमाल करने, मतलब कोड रीयूज या फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ये दोनों कैसे अलग हैं? पीओपी कैसे करता है ये सब? अच्छा सवाल है। देखिए, कोड रीयूज के लिए ओओपी में हम क्या करते हैं, अक्सर एक बेस क्लास बनाते हैं और फिर दूसरी क्लासेस उससे इनहेरिट करती हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। पॉप में हमारे पास दो मुख्य तरीके हैं। एक तो प्रोटोकॉल एक्सटेंशंस, हम किसी प्रोटोकॉल के लिए डिफॉल्ट काम, डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। अच्छा, जैसे इंटरफेस में डिफॉल्ट मेथड्स होते हैं कुछ भाषाओं में। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और दूसरा तरीका है कंपोजिशन, यानी छोटी छोटी स्पेसिफिक क्षमताओं प्रोटोकॉल्स को मिलाकर एक बड़ी चीज बनाना। ओके। और जहां तक लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, ओओपी में अगर इनहेरिटेंस हायरार्की बहुत गहरी हो जाए, कई लेवल्स हो, तो बाद में कुछ बदलना मुश्किल हो सकता है। एक चेंज ऊपर करो तो नीचे सब पर असर पड़ता है। हाँ, ये तो होता है। पॉप यहाँ ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप किसी भी टाइप में, चाहे वो स्ट्रक्ट हो, क्लास हो या इनम, जरूरत के हिसाब से प्रोटोकॉल जोड़कर क्षमताएं मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। और आपने वैल्यू टाइप्स की बात की, सुना है पॉप वैल्यू टाइप्स जैसे स्ट्रक्ट्स और एनम्स के साथ ज्यादा अच्छे से काम करता है। ओपी तो ज्यादातर क्लासेस यानी रेफरेंस टाइप्स पर ही चलता है। हाँ, ये पॉप का एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है, खासकर स्विफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में। ओपी ट्रेडिशनली क्लास बेस्ड रेफरेंस टाइप्स पर ही फोकस करता आया है। पॉप दूसरी तरफ वैल्यू टाइप्स जैसे स्ट्रक्ट्स, इनम्स और रेफरेंस टाइप्स क्लासेस दोनों के साथ बहुत आराम से काम करता है। और स्विफ्ट में तो वैल्यू टाइप्स को काफी बढ़ावा दिया जाता है ना। क्योंकि जब आप उन्हें पास करते हैं तो उनकी कॉपी बनती है। हाँ, कॉपी होती है। इससे मल्टी थ्रेडिंग जैसे सिनेरियोज में कोड ज्यादा सुरक्षित रहता है, थ्रेड सेफ रहता है बाय डिफॉल्ट। कोई डेटा रेस का खतरा कम होता है और अक्सर स्टैक एलोकेशन की वजह से ये थोड़े तेज भी होते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस भी बेहतर पोटेंशियली। हाँ, और एक और बहुत जरूरी बात, पॉप ओओपी की उस बदनाम डायमंड प्रॉब्लम से बचाता है। ओह हाँ, डायमंड प्रॉब्लम, जब एक क्लास दो ऐसी क्लास से इनहेरिट करती है जो खुद एक ही बेस क्लास है, वो वाला कंफ्यूजन, राइट? एग्जैक्टली। क्योंकि स्विफ्ट क्लास के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, आप एक क्लास को दो पेरेंट क्लास से इनहेरिट नहीं करवा सकते। लेकिन एक टाइप कितने भी प्रोटोकॉल अपना सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आती। वाह,
तो मतलब पीओपी सिर्फ कोड लिखने का एक अलग स्टाइल नहीं है, ये तो स्विफ्ट को ज्यादा सेफ और परफॉर्मेंट बनाने में भी मदद कर सकता है, खासकर वैल्यू टाइप्स के साथ मिलकर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पीओपी को अपनाने के पीछे एक बहुत मजबूत लॉजिक है। ये सीधे तौर पर मेमोरी मैनेजमेंट और मल्टी थ्रेडिंग से जुड़ी कई आम दिक्कतों को कम करने में मदद करता है। तो अब आते हैं उस सवाल पर कि स्विफ्ट को एक पीओपी भाषा क्यों कहा जाता है, और ये जो फ्रेज है कि प्रोटोकॉल फर्स्ट क्लास सिटीजन है स्विफ्ट में, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट क्लास सिटीजन का मतलब है कि प्रोटोकॉल स्विफ्ट लैंग्वेज के डिजाइन का एक बुनियादी, एक सेंट्रल हिस्सा है। वो कोई साइड फीचर नहीं है जिन्हें बाद में जोड़ा गया हो। ओके। वो व्यवहार यानी बिहेवियर, गुण यानी प्रॉपर्टीज और दूसरी जरूरतें यानी रिक्वायरमेंट्स, इनको डिफाइन करने का प्राइमरी तरीका है स्विफ्ट में। कोई भी टाइप, चाहे वो स्ट्रक्ट हो, क्लास हो या एनम हो, इन प्रोटोकॉल्स के अनुरूप हो सकता है, मतलब कंफर्म कर सकता है और उन क्षमताओं को अपना सकता है। तो वो एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं क्षमताओं के। बिल्कुल, वो इंटरफेस और साझा व्यवहार को परिभाषित करने की नींव बन जाते हैं। आप टाइप की पहचान से ज्यादा उसकी क्षमताओं पर फोकस कर पाते हैं। और इसमें प्रोटोकॉल एक्सटेंशंस कैसे फिट होते हैं? आपने पहले जिक्र किया था, नोट्स में एक ग्रीटेबल प्रोटोकॉल का उदाहरण भी था। हाँ, प्रोटोकॉल एक्सटेंशन पीओपी को सुपर पावर देते हैं, समझिए। Okay. ये हमें किसी भी प्रोटोकॉल के लिए एक डिफॉल्ट कार्यान्वयन, मतलब डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन देने की इजाजत देते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रीटेबल प्रोटोकॉल कहता है कि एक ग्रीट मेथड होना चाहिए। अब हम ग्रीटेबल का एक एक्सटेंशन लिख सकते हैं जो एक डिफॉल्ट ग्रीट मेथड देता है। शायद वो बस हेलो प्रिंट करता हो। ओके। अब कोई भी टाइप जो ग्रीटेबल को अपनाएगा, उसे ये हेलो वाला व्यवहार मुफ्त में मिल जाएगा। अच्छा, उसे खुद से लिखने की जरूरत नहीं, जब तक वो कुछ अलग, कुछ खास ना करना चाहे। अगर उसे हाय देयर प्रिंट करना है तो वो अपना खुद का ग्रीट मेथड लिख सकता है। तो ये क्लास इनहेरिटेंस का एक ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑल्टरनेटिव बन जाता है कोड शेयरिंग के लिए। समझ गया। तो मतलब इनहेरिटेंस की जरूरत कम हो जाती है, कोड शेयरिंग करने के लिए हम एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ओओपी के जो दूसरे जाने पहचाने कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हुआ या इनकैप्सुलेशन, क्या वो स्विफ्ट में है ही नहीं फिर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्विफ्ट ओओपी कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह नकारता नहीं है। वो मौजूद हैं और जरूरी भी हैं, जैसे एनकैप्सुलेशन यानी डेटा को छिपाना और उसके एक्सेस को कंट्रोल करना। ये तो बहुत ही फंडामेंटल है। हाँ, वो तो चाहिए। और स्विफ्ट इसे एक्सेस कंट्रोल कीवर्ड्स प्राइवेट, फाइल प्राइवेट, इंटरनल, पब्लिक, ओपन के जरिए बहुत अच्छे से हासिल करता है। हम इन पर थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अनेक रूप, वो भी है। ओओपी में ये अक्सर क्लास इनहेरिटेंस और मेथड ओवरराइडिंग से जुड़ा होता है। जैसे एक एनिमल क्लास है, उसका साउंड मेथड है। फिर एक डॉग सब क्लास है, वो साउंड को ओवरराइड करके वूफ कर देता है। हाँ, क्लासिक उदाहरण है। स्विफ्ट इसे सपोर्ट करता है क्लासेस के लिए, लेकिन स्विफ्ट प्रोटोकॉल के जरिए भी पॉलीमॉर्फिज्म हासिल करने का एक और शायद ज्यादा शक्तिशाली तरीका देता है। आप एक ही प्रोटोकॉल, मान लीजिए ड्रॉबल, को अपनाने वाले अलग अलग टाइप जैसे सर्कल स्ट्रक्ट, स्क्वायर स्ट्रक्ट, इमेज क्लास, इन सब पर एक ही तरह से काम कर सकते हैं। आप एक एरे बना सकते हैं ड्रॉबल का और सबके ड्रॉ मेथड को कॉल कर सकते हैं बिना ये जाने कि असल में वो सर्कल है या स्क्वायर। वाह, ये तो काफी फ्लेक्सिबल लगता है। और एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब? अंदर की डिटेल छिपाकर सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना? हाँ, एब्स्ट्रैक्शन भी। ओओपी में ये अक्सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस के जरिए होता है। स्विफ्ट में प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन हासिल करने का एक बहुत ही नेचुरल और पावरफुल तरीका है। कैसे? कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पर ये नहीं बताते कैसे करना है जब तक आप एक्सटेंशन में डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ना दें। ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन का ही रूप है। आप एक डेटा सोर्स प्रोटोकॉल बना सकते हैं जो बताए कि डेटा फेच करने का एक तरीका होना चाहिए, पर वो डेटा नेटवर्क से आएगा या डेटाबेस से या फाइल से, ये प्रोटोकॉल नहीं बताता। ये अपनाने वाले टाइप पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब स्विफ्ट ने ओओपी के सिद्धांतों को लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर प्रोटोकॉल के चश्मे से देखा है और एक नया फ्लेवर दिया है। चलिए अब स्विफ्ट की उन खास फीचर्स पर आते हैं जो पीओपी को इतना मजबूत बनाती हैं। प्रोटोकॉल की बात तो हमने की कि वो ब्लूप्रिंट जैसे हैं। हाँ, और जब कोई टाइप किसी प्रोटोकॉल के अनुरूप यानी कंफर्म होता है, तो ये एक वादे की तरह है, एक कॉन्ट्रैक्ट। उसे उस प्रोटोकॉल की सारी शर्तें, सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे करने ही होंगे। कंपाइलर ये चेक करता है। और जैसा हमने कहा है, एक्सटेंशन, डिफॉल्ट व्यवहार दे सकते हैं,
कोड रीयूज आसान बनाते हैं। एक और मजेदार बात जो नोट्स में कि प्रोटोकॉल खुद दूसरे प्रोटोकॉल से इनहेरिट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल इनहेरिटेंस भी है। हाँ, जैसे नोट्स का वो इलेक्ट्रिक कार वाला उदाहरण था, शायद वो व्हीकल प्रोटोकॉल जिसमें चलने की क्षमता हो और इलेक्ट्रिक प्रोटोकॉल जिसमें चार्ज होने की क्षमता हो, दोनों से इनहेरिट कर सकता है। इसे हम और भी जटिल स्पेसिफिक क्षमताएं बना सकते हैं बिना क्लास इनहेरिटेंस के झंझट के। समझ गया। ये तो काफी मॉड्यूलर अप्रोच लग रही है। अब आते हैं स्विफ्ट के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर कंफ्यूजिंग सवाल पर। स्ट्रक्ट्स बनाम क्लासेस, वैल्यू टाइप बनाम रेफरेंस टाइप, कब क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये अक्सर लोगों को परेशान करता है। हाँ, ये स्विफ्ट के डिजाइन का एक बहुत ही कोर हिस्सा है और इसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। जो मेन फर्क है वो है उनके कॉपी होने के तरीके में। वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप, राइट? हाँ, बिल्कुल। वैल्यू टाइप जब आप किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं या किसी फंक्शन में पास करते हैं तो उनकी एक पूरी इंडिपेंडेंट कॉपी बनती है। हर वेरिएबल के पास डेटा का अपना अलग सेट होता है, जैसे फोटोकॉपी। हाँ बिल्कुल, फोटोकॉपी की तरह। आप कॉपी पे कुछ भी करें, ओरिजिनल पर कोई असर नहीं। दूसरी तरफ रेफरेंस टाइप जब असाइन या पास होते हैं तो सिर्फ मेमोरी में उस ऑब्जेक्ट का पता, उसका रेफरेंस कॉपी होता है, डेटा कॉपी नहीं होता। तो मतलब दोनों वेरिएबल एक ही चीज को पॉइंट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। जैसे गूगल डॉक का शेयरिंग लिंक, आप एक वेरिएबल से ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो दूसरे वेरिएबल से देखने पर भी वो बदलावा ही दिखेगा, क्योंकि वो दोनों असल में एक ही ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ये एनालॉजी काफी अच्छी है। तो प्रैक्टिकली डे टू डे कोडिंग में कब हमें स्ट्रक्ट चुनना चाहिए और कब क्लास, इसका कोई रूल ऑफ थंब है? हाँ, कुछ गाइडलाइंस है। स्ट्रक्ट्स या एनम्स तब चुनें जब आपको डेटा की स्वतंत्र कॉपी चाहिए, मतलब वैल्यू सेमांटिक्स चाहिए, जैसे कोई पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स या कोई साइज, विड्थ, हाइट। डेटा मॉडल आपका काफी सिंपल है, आपको क्लास इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्ट्स इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करते। थ्रेड सेफ्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपी बनती है तो अलग अलग थ्रेड्स में डेटा शेयरिंग की प्रॉब्लम कम होती है। परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर चाहिए हो सकती है, क्योंकि ये अक्सर स्टैक पर बनते हैं जो तेज होता है। ओके, उदाहरण जैसे सी पॉइंट, सी रेक्ट या शायद यूजर का डेटा मॉडल अगर सिंपल है। हाँ बिल्कुल। अब क्लासेस तब चुनें जब आपको एक साझा स्टेट चाहिए, एक शेयर्ड स्टेट जिसे ऐप के कई हिस्से देख सकें और बदल सकें। ऑब्जेक्ट की पहचान, उसकी आइडेंटिटी अहम हो, मतलब ये जानना जरूरी हो कि क्या ये वही ऑब्जेक्ट है या सिर्फ वैसा ही दिखने वाला दूसरा ऑब्जेक्ट। आपको क्लास इनहेरिटेंस की जरूरत हो। अगर आपको सब क्लासेस बनानी है तो क्लास ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका उदाहरण क्या होंगे? जैसे नेटवर्क रिक्वेस्ट मैनेज करने वाली क्लास। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई नेटवर्क मैनेजर या डेटाबेस कनेक्शन या यूआई किट, ऐप किट में यूआई व्यू कंट्रोलर या एनएस व्यू, ये सब क्लासेस हैं क्योंकि इनकी आइडेंटिटी और शेयर्ड स्टेट अक्सर जरूरी होती है। लेकिन स्विफ्ट में तो एरे, डिक्शनरी, स्ट्रिंग जैसे बेसिक टाइप्स भी स्ट्रक्ट हैं। अगर मैं एक बहुत बड़ा एरे कॉपी करता हूं तो क्या हर बार पूरी मेमोरी कॉपी होती है? इससे तो परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जानी चाहिए। बहुत ही वैलिड सवाल है और यहीं पर स्विफ्ट का एक बहुत स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन काम आता है, जिसे कहते हैं कॉपी ऑन राइट या कॉ। कॉपी ऑन राइट, ये क्या है? इसका मतलब है कि जब आप एक वैल्यू टाइप जैसे एरे या डिक्शनरी को कॉपी करते हैं, स्विफ्ट तुरंत उसकी पूरी मेमोरी की एक डीप कॉपी नहीं बनाता। शुरुआत में दोनों वेरिएबल अंदर ही अंदर उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं, उसे शेयर करते हैं। अच्छा, तो कॉपी होती ही नहीं शुरू में? नहीं, फिजिकली नहीं होती। असली महंगी वाली मेमोरी कॉपी सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब आप उनमें से किसी एक वेरिएबल के जरिए उस डेटा को बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे एरे में कोई एलिमेंट ऐड करना या डिक्शनरी में कोई वैल्यू बदलना। वाह, तो अगर मैं एक बड़ा एरे कॉपी करूं और उसे सिर्फ पढ़ूं, लूप चलाऊं उस पर, तो असल में कोई बड़ी मेमोरी कॉपी होगी ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये बहुत एफिशिएंट है। ये वैल्यू टाइप्स की सेफ्टी और प्रिडिक्टेबिलिटी देता है, बिना परफॉर्मेंस की बड़ी कीमत चुकाए। आप अपने कस्टम स्ट्रक्ट्स के लिए भी काउ लागू कर सकते हैं, हालांकि उसमें थोड़ा काम ज्यादा है। ये तो कमाल का ऑप्टिमाइजेशन है। स्विफ्ट वाकई काफी सोच समझकर डिजाइन की गई लगती है। हाँ बिल्कुल। अब वैल्यू टाइप्स में स्ट्रक्ट्स के बाद बात करते हैं एनिम्स की। ये भी वैल्यू टाइप्स है और स्विफ्ट में ये सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, नोट्स में लिखा था कि स्विफ्ट के एनिम्स बहुत पावरफुल हैं। कैसे यूज मतलब?
मतलब एनम के हर केस के साथ आप अलग अलग टाइप का डेटा जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए नेटवर्क से आने वाले रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए आपने एक नेटवर्क रिस्पॉन्स एनम बनाया, तो उसके केस ऐसे हो सकते हैं: डॉट सक्सेस डेटा, यहाँ सक्सेस के साथ रॉ डेटा जुड़ा है। और दूसरा केस हो सकता है डॉट फेलियर एपीआई एरर, यहाँ फेलियर के साथ एक कस्टम एपीआई एरर ऑब्जेक्ट जुड़ा है। तो एक ही एनम टाइप अलग अलग स्थितियों को उनके संबंधित डेटा के साथ बहुत सफाई से और टाइप सेफ तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, तो स्विच केस में हम इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप स्विच करके चेक कर सकते हैं कि केस डॉट सक्सेस है या डॉट फेलियर, और अगर सक्सेस है तो उससे जुड़ी डेटा वैल्यू को निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फेलियर है तो एपीआई एरर। ये बहुत क्लीन कोड लिखने में मदद करता है। ये तो वाकई यूजफुल है। और रॉ वैल्यूज भी होती हैं, राइट? वो क्या है? हाँ, रॉ वैल्यूज भी हो सकती हैं। ये हर केस के लिए पहले से तय एक ही टाइप की वैल्यू होती है, जैसे कोई इंट, स्ट्रिंग या कैरेक्टर। ये वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, हर केस के लिए अलग। अगर आप टाइप इन्फ्रेंस यूज कर रहे हैं, जैसे आप एक डायरेक्शन इनम बना सकते हैं, केस नॉर्थ इक्वल्स टू एन, केस साउथ इक्वल्स टू एस वगैरह। यहाँ एन एस रॉ वैल्यूज हैं। ओके, ये तो सी स्टाइल इनम्स जैसे लग रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक। पर स्विफ्ट में आप दोनों एसोसिएटेड वैल्यूज और रॉ वैल्यूज एक ही इनम में नहीं रख सकते, या तो एक होगा या दूसरा। और एक और खासियत है स्विफ्ट इनम्स की, रिकर्सिव इनम्स। रिकर्सिव मतलब इनम खुद को रेफर कर सकता है। हाँ, इनडायरेक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप एनम के केस को उसी एनम टाइप का इंस्टेंस रखने की इजाजत दे सकते हैं। ये ट्री जैसी डेटा संरचनाएं या लिंक्ड लिस्ट या जैसे गणित के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत काम आता है। जैसे एक एक्सप्रेशन एनम का केस हो सकता है एडिशन, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। कमाल है, एनम्स इतने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ये नहीं सोचा था। ठीक है, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और एक्सेस कंट्रोल पर बात करते हैं। ये प्राइवेट, फाइल प्राइवेट, इंटरनल, पब्लिक, ओपन, ये इतने सारे लेवल्स क्यों हैं और इनका क्या मतलब है? ये स्विफ्ट का तरीका है एनकैप्सुलेशन को लागू करने का। ये तय करते हैं कि आपके कोड का कौन सा हिस्सा कहाँ से एक्सेसिबल है और कहाँ से नहीं। ये आपके कोड को ऑर्गेनाइज्ड, सेफ और मेंटेनेबल रखने में मदद करते हैं, खासकर जब आप टीम में काम कर रहे हो या कोई फ्रेमवर्क बना रहे हो। ओके, तो जल्दी से बता सकती हैं कि ये पांचों क्या करते हैं? जरूर, सबसे सख्त से शुरू करते हैं। प्राइवेट, ये सबसे रिस्ट्रिक्टिव है। कोई चीज प्राइवेट है तो वो सिर्फ उसी कोड ब्लॉक या डिक्लेरेशन के अंदर ही एक्सेसिबल है जहां उसे डिफाइन किया गया है। उसके बाहर, यहां तक के उसी फाइल में भी नहीं। फाइल प्राइवेट, ये थोड़ा कम रिस्ट्रिक्टिव है। कोई चीज फाइल प्राइवेट है तो वो पूरी सोर्स फाइल में कहीं से भी एक्सेसिबल है, लेकिन उस फाइल के बाहर से नहीं। इंटरनल, ये स्विफ्ट का डिफॉल्ट एक्सेस लेवल है। अगर आप कुछ नहीं लिखते तो वो इंटरनल होता है। इसका मतलब है कि वो चीज आपके पूरे मॉड्यूल, जैसे आपका ऐप टारगेट या आपका फ्रेमवर्क, में कहीं से भी एक्सेसिबल है, लेकिन मॉड्यूल के बाहर से नहीं। ज्यादातर ऐप कोड इंटरनल ही रहता है। पब्लिक, ये तब इस्तेमाल होता है जब आप कोई फ्रेमवर्क बना रहे हो और चाहते हो कि उस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करने वाला कोड आपकी चीजों को एक्सेस कर सके। पब्लिक चीजें किसी भी मॉड्यूल से एक्सेसिबल होती हैं, लेकिन उन्हें सब क्लास या ओवरराइड सिर्फ उसी मॉड्यूल के अंदर किया जा सकता है जहां वो डिफाइन हुई हैं। ओपन, ये सबसे ज्यादा परमिसिव है। ये भी पब्लिक की तरह कहीं से भी एक्सेसिबल है, लेकिन साथ ही इसे किसी भी मॉड्यूल से सब क्लास या ओवरराइड भी किया जा सकता है। ये भी फ्रेमवर्क बनाने में काम आता है जहां आप यूजर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं। ये काफी डिटेल्ड है। तो इंटरनल डिफॉल्ट है और फ्रेमवर्क बनाते समय पब्लिक या ओपन का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल सही, एक्सेस लेवल चुनना अच्छे एपीआई डिजाइन का हिस्सा है। ठीक है, नोट्स में कुछ और कीवर्ड्स का भी जिक्र था जो ऊओपी और पीओपी दोनों से रिलेटेड हैं। फाइनल, सुपर और स्टैटिक। संक्षेप में ये क्या करते हैं? हाँ, ये तीनों काफी काम के हैं। फाइनल, जब आप किसी क्लास या क्लास के किसी मेथड या प्रॉपर्टी के आगे फाइनल लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि उसे आगे बदला नहीं जा सकता। फाइनल क्लास को कोई सब क्लास नहीं कर सकता। फाइनल मेथड या प्रॉपर्टी को सब क्लास में ओवरराइड नहीं किया जा सकता। इसका फायदा क्या है? दो मुख्य फायदे हैं। एक तो ये कोड की इंटेंशन क्लियर करता है और अनजाने में होने वाले बदलावों से बचाता है।
दूसरा, ये कंपाइलर को ऑप्टिमाइजेशन करने में मदद करता है। कंपाइलर को पता होता है कि ये मेथड ओवरराइड नहीं होगा, तो वो डायनामिक डिस्पैच की जगह स्टैटिक डिस्पैच इस्तेमाल कर सकता है, जो तेज होता है। अच्छा, परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशन भी है। और सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल आप सब क्लास के अंदर करते हैं, अपने पेरेंट क्लास यानी सुपर क्लास के मेथड्स, प्रॉपर्टीज या इनिशियलाइजर को एक्सेस करने के लिए। जैसे अगर आप किसी मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि पेरेंट वाला काम भी हो, तो आप सुपर डॉट मेथड कॉल कर सकते हैं, या इनिशियलाइजर में पेरेंट का इनिशियलाइजर कॉल करने के लिए सुपर डॉट इनिट लिखते हैं। ओके, ये तो क्लासिकल ओओपी है। और स्टैटिक कीवर्ड जब किसी मेथड या प्रॉपर्टी पर लगता है, ये क्लास, स्ट्रक्ट या इनम तीनों में हो सकता है, तो वो चीज उस टाइप से ही जुड़ जाती है, ना कि उस टाइप के किसी खास इंस्टेंस से। मतलब आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है उसे इस्तेमाल करने के लिए, आप सीधे टाइप के नाम से उसे एक्सेस करते हैं। जैसे कोई हेल्पर फंक्शन या कोई कांस्टेंट वैल्यू। हाँ बिल्कुल, जैसे मैथ हेल्पर डॉट पाई अगर पाई एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है, या यूआई कलर डॉट ब्लू अगर ब्लू एक स्टैटिक फैक्ट्री मेथड या प्रॉपर्टी है। ये यूटिलिटी फंक्शंस या टाइप लेवल की प्रॉपर्टीज के लिए बहुत कॉमन है। ठीक है, समझ गया। हमने पहले बात की थी कि स्विफ्ट पॉप और कंपोजिशन को तरजीह देता है इनहेरिटेंस पर। तो वो स्थितियां जहां हमें कोड या व्यवहार शेयर करना होता है, लेकिन हम क्लास इनहेरिटेंस की वो गहरी जटिल हायरार्की नहीं बनाना चाहते, उन्हें स्विफ्ट कैसे हैंडल करता है? कंपोजिशन और प्रोटोकॉल यहां कैसे मदद करते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। यहीं पर पॉप की असली ताकत और स्विफ्ट का डिजाइन फिलॉसफी सामने आता है। इनहेरिटेंस का ऑल्टरनेटिव है कंपोजिशन और प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन। कंपोजिशन मतलब चीजों को जोड़ना। हाँ, कंपोजिशन का मतलब है बड़ी जटिल चीजों को छोटी, स्वतंत्र, ज्यादा फोकस चीजों से मिलाकर बनाना। ये हैज अ रिश्ता बनाता है। जैसे एक कार क्लास या स्ट्रक्ट बनाने के बजाय जो व्हीकल से इनहेरिट करे, आप एक कार बना सकते हैं जिसके पास एक इंजन ऑब्जेक्ट हो, एक स्टीयरिंग व्हील ऑब्जेक्ट हो, 4 व्हील ऑब्जेक्ट्स हो। अच्छा, तो कार इज अ व्हीकल की जगह कार हैज एन इंजन हो गया। एग्जैक्टली ये इनहेरिटेंस से ज्यादा लचीला होता है। अब कार का इंजन टाइप बदल सकते हैं, शायद इलेक्ट्रिक इंजन लगा दें, बिना कार के पूरे स्ट्रक्चर को बदले। ये कोड को ढीला जोड़ता है, मतलब लूजली कपल्ड रखता है। एक हिस्से में बदलाव का असर दूसरे हिस्सों पर कम पड़ता है। ये तो डिजाइन पैटर्न्स में भी काफी सुना है, कॉम्पोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। हाँ, ये एक जाना माना सिद्धांत है और स्विफ्ट इसे अपने कोर में अपनाता है। और कॉम्पोजिशन के साथ मिलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यहाँ क्या करते हैं? प्रोटोकॉल अलग अलग असंबंधित टाइप्स के बीच एक जैसी क्षमताएं या व्यवहार शेयर करने का तरीका देते हैं। ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल शेयरिंग है, जबकि इनहेरिटेंस वर्टिकल पेरेंट से चाइल्ड शेयरिंग है। उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आपके पास एक बर्ड क्लास है और एक एयरप्लेन क्लास है। इन दोनों का आपस में कोई पेरेंट चाइल्ड रिश्ता नहीं है, लेकिन दोनों उड़ सकते हैं। तो आप एक फ्लाइएबल प्रोटोकॉल बना सकते हैं जिसमें फ्लाइएबल मेथड हो। अब बर्ड भी फ्लाइएबल को अपना सकता है और एयरप्लेन भी। आप फिर फ्लाइएबल टाइप की चीजों के साथ काम कर सकते हैं, बिना ये परवाह किए कि वो असल में चिड़िया है या हवाई जहाज। नोट्स वाला फ्लाइंग कार का उदाहरण भी ऐसा ही था शायद। हाँ बिल्कुल, एक फ्लाइंग कार शायद ड्राइवेबल प्रोटोकॉल भी अपनाए और फ्लाइएबल प्रोटोकॉल भी, बिना किसी कॉमन सुपर क्लास जैसे व्हीकल से इनहेरिट किए। ये बहुत पावरफुल है। आप क्षमताओं को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन सुनने में तो बहुत लचीला लगता है, पर क्या इससे चीज़ें ज़्यादा बिखरी हुई, ज़्यादा मैनेज करने वाली नहीं हो जाती? इनहेरिटेंस में कम से कम सब कुछ एक पेरेंट के नीचे ऑर्गेनाइज लगता है। ये एक वैलिड कंसर्न है। कंपोजिशन में आपको चीज़ों को खुद से वायर अप करना पड़ता है, उन्हें जोड़ना पड़ता है। लेकिन इसे बिखराव की तरह देखने के बजाय मॉड्यूलैरिटी की तरह देखना चाहिए। हर हिस्सा अपना एक काम करता है, वो स्वतंत्र होता है, उसे टेस्ट करना आसान होता है, बदलना आसान होता है। गहरी इनहेरिटेंस चेन कई बार बहुत नाजुक हो जाती हैं। पेरेंट क्लास में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी नीचे की कई सारी चाइल्ड क्लासेस को अनजाने में तोड़ सकता है। कंपोजिशन ज्यादातर इस फ्रेजिलिटी से बचाता है। स्विफ्ट का पूरा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और इकोसिस्टम आपको कंपोजिशन और प्रोटोकॉल्स की ओर ही धकेलता है। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव समझ आया। मॉड्यूलैरिटी बनाम हायरार्की। नोट्स में कुछ एडवांस प्रोटोकॉल कॉन्सेप्ट्स का भी जिक्र था।
एसोसिएटेड टाइप्स, टाइप इरेजर, फैंटम प्रोटोकॉल, सेल्फ रिक्वायरमेंट। क्या हम इन पर बस एक एक लाइन में बात कर सकते हैं कि ये क्या है, बहुत डिटेल में नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत संक्षेप में। एसोसिएटेड टाइप्स ये प्रोटोकॉल को जेनेरिक बनाते हैं। प्रोटोकॉल एक तरह का प्लेस होल्डर टाइप डिफाइन करता है, जैसे एसोसिएटेड टाइप आइटम, और जो टाइप उस प्रोटोकॉल को अपनाता है वो बताता है कि ये आइटम असल में क्या होगा, स्ट्रिंग, इंट या कोई कस्टम टाइप। ये कंटेनर जैसे प्रोटोकॉल्स के लिए यूजफुल है। टाइप इरेजर ये एक पैटर्न है जिससे आप अलग अलग कॉन्क्रीट टाइप्स की स्पेसिफिक जानकारी को एक कॉमन प्रोटोकॉल टाइप या रैपर टाइप के पीछे छिपा देते हैं। जैसे स्विफ्ट के कंबाइंड फ्रेमवर्क में एनी पब्लिशर ये अलग अलग तरह के पब्लिशर्स को एक ही तरह से हैंडल करने देता है। फैंटम प्रोटोकॉल्स ये ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिनमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, न मेथड न प्रॉपर्टी, खाली होते हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर मार्कर की तरह किया जाता है, टाइप सिस्टम को कुछ अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, बिना कोई फंक्शनैलिटी ऐड किए। जैसे एक क्लाउड सिंकेबल प्रोटोकॉल हो सकता है जो बस ये बताए कि ये टाइप क्लाउड से सिंक हो सकता है। सेल्फ रिक्वायरमेंट प्रोटोकॉल के अंदर जब आप सेल्फ बड़े एस के साथ लिखते हैं तो ये उस असल टाइप को रेफर करता है जो उस प्रोटोकॉल को अपना रहा है। ये कुछ खास पैटर्न में टाइप सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे जब कोई प्रोटोकॉल मेथड वापस उसी टाइप का इंस्टेंस लौटाए जिसने उसे अपनाया है, जैसे कॉपी या फैक्ट्री मेथड। ओके, धन्यवाद। ये एडवांस टॉपिक्स हैं, लेकिन जानना अच्छा है कि प्रोटोकॉल और भी गहरे जा सकते हैं। और बिल्कुल आखिरी में एक और टेक्निकल पॉइंट था नोट्स में, मेथड डिस्पैच स्टैटिक बनाम डायनामिक। ये क्या होता है? मेथड डिस्पैच वो मैकेनिज्म है जिससे तय होता है कि जब आप कोड में कोई मेथड कॉल करते हैं, जैसे myObject.doSomething, तो असल में कौन सा वाला कोड ब्लॉक रन होगा। स्विफ्ट में मुख्य रूप से दो तरीके हैं। स्टैटिक डिस्पैच, इसमें कंपाइलर पहले ही कंपाइल टाइम पर ही तय कर लेता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है। ये बहुत तेज होता है क्योंकि रन टाइम पर कोई लुकअप नहीं करना पड़ता। स्विफ्ट इसे वैल्यू टाइप्स, स्ट्रक्ट, इनम के मेथड्स के लिए इस्तेमाल करता है और क्लास के उन मेथड्स के लिए भी जो फाइनल या प्राइवेट मार्क किए गए हों। डायनामिक डिस्पैच, इसमें रन टाइम पर तय होता है कि कौन सा मेथड इम्प्लीमेंटेशन कॉल होगा। ये थोड़ा धीमा होता है स्टैटिक के मुकाबले, लेकिन ये क्लास इनहेरिटेंस में मेथड ओवरराइडिंग को संभव बनाता है। कंपाइलर को रन टाइम पर पता लगाना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट असल में किस क्लास का है और उसका सही मेथड कौन सा है। स्विफ्ट इसे नॉन फाइनल क्लास मेथड्स के लिए इस्तेमाल करता है। इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, वी टेबल, टेबल लुकअप ज्यादातर लैंग्वेजेस में, और मैसेज डिस्पैच, ऑब्जेक्टिव सी स्टाइल। तो मतलब वैल्यू टाइप्स और फाइनल मेथड्स तेज हैं क्योंकि वो स्टैटिक डिस्पैच यूज करते हैं। हाँ, ये उनका एक परफॉर्मेंस एडवांटेज है। डायनामिक डिस्पैच फ्लेक्सिबिलिटी देता है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, लेकिन थोड़ी परफॉर्मेंस कॉस्ट पर। बेहतरीन। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि स्विफ्ट ओओपी को पूरी तरह से छोड़ता नहीं है। उसके कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उसका झुकाव, उसकी आत्मा साफ तौर पर प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ है। हाँ, कह सकते हैं। ये लचीलापन, सुरक्षा और परफॉर्मेंस पाने के लिए प्रोटोकॉल, वैल्यू टाइप्स और कंपोजिशन का जमकर इस्तेमाल करता है और अक्सर गहरी क्लास हायरार्की बनाने से बचने को प्रोत्साहित करता है। एकदम सही कहा आपने। जो निचोड़ है, जो टेकअवेज हैं, वो यही है। क्षमताएं डिफाइन करने के लिए प्रोटोकॉल सेंट्रल है। कोड शेयर करने और डिफॉल्ट व्यवहार देने के लिए प्रोटोकॉल एक्सटेंशंस बहुत काम के हैं। और वैल्यू टाइप्स, स्ट्रक्ट्स, इनम्स स्विफ्ट की ताकत और सेफ्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिन्हें अक्सर क्लासेस पर तरजीह देनी चाहिए जब तक कि आपको रेफरेंस सिमेंटिक्स यानी शेयर्ड स्टेट या आइडेंटिटी की खास जरूरत ना हो। तो मुद्दा सिर्फ ओओपी या पूपो चुनने का नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझने का है कि स्विफ्ट कैसे इन दोनों दुनियाओं को मिलाता है और खासकर प्रोटोकॉल और वैल्यू टाइप्स की ओर इतना क्यों और कैसे झुकता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब यही है कि कोड को स्ट्रक्चर करने, आर्किटेक्ट करने, डिजाइन करने के बारे में सोचने का शायद एक अलग नजरिया अपनाना पड़ता है, खासकर अगर कोई ट्रेडिशनल ओओपी भाषाओं जैसे जावा या C++ के बैकग्राउंड से आ रहा हो।
बिल्कुल। और इसी से जुड़ा सोचने के लिए एक आखिरी सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी। जब स्विफ्ट वैल्यू टाइप्स, प्रोटोकॉल और कॉम्पोजिशन को इतना बढ़ावा देता है, तो एक डेवलपर जो पूरी तरह से क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस की सोच के साथ आता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन का अप्रोच फंडामेंटली कैसे बदलना चाहिए? कौन सी पुरानी आदतें, कौन से पुराने ओओपी पैटर्न्स हैं जिन पर शायद दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि वो स्विफ्ट की असली ताकत, उसके पीओपी ओरिएंटेशन का पूरा फायदा उठा सके? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।